पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का डी चौक इन दिनों सियासी उठापटक का केंद्र बना हुआ है। दरअसल हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद शहबाज शरीफ तो प्रधानमंत्री के पद पे काबिज हो गए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के गले से ये बात उतर नहीं रही है और इसी गले के कांटे को निकालने के लिए इमरान खान अपने हजारों समर्थकों के साथ डी चौक पर उमड़ पड़े। इस जुलूस में हिंसा हुई, बवाल हुई और कई सारी आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। एहतियातन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पूरी राजधानी को ही रेड जोन घोषित कर दिया और नौबत तो ये भी आ गई कि पूरे इस्लामाबाद में सेना को भी उतार दिया गया। हालांकि इस सब के बाद इमरान खान ने शहबाज शरीफ की सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन के बाद वो फिर से आएंगे। तब तक इमरान खान ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ नए चुनावों की तारीखों का ऐलान करें। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सच का साथ देते हुए ये कहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो अपना इस्तीफा दे और साथ ही केयरटेकर सरकार बनाई जाए जो कि पाकिस्तान में नए चुनावों तक अपना देखभाल करेगी। इसके साथ ही इमरान खान ने अमेरिका पर भी तंज कसा है। उन्होंने चोर का शब्द इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पर तंज कसते हुए बोला कि उन्हीं चोरों की वजह से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। हालांकि इस बीच उन्होंने सेना को भी कई सारे अपशब्द कहे। अब देखना यह होगा कि 6 दिन के बाद क्या फिर से ये जुलूस उमड़ेगा और अब इमरान खान आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। बुधवार की शाम रही देश के नाम, बुधवार की शाम रही इंसाफ के नाम और बुधवार की शाम रही आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के नाम। 56 साल के आतंकवादी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। टेरर फंडिंग केस में उसे एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बुधवार को अदालत का फैसला आने के बाद से ही इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजनेताओं से लेकर फिल्म जगत से जुड़े तमाम दिग्गज कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय दे रहे हैं। खबर के तुरंत बाद द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। निर्देशक ने अपने ट्विटर पर लिखा, बड़ा निर्णय, ये सभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए खुशी का पल है। राइट ऑफ जस्टिस के लिए हमारे अभियान में एक प्रमुख मील का पत्थर है। जिस दिन का वादा था आज वो भी हो गया। हम देखेंगे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। हम राइट टू जस्टिस के लिए अपनी लड़ाई में तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि यासीन मलिक और बिट्टा को फांसी नहीं हो जाती। आप प्रिविलेज्ड हैं, मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुझसे तो प्रधानमंत्री मिलते हैं। ये वो शब्द है जो पहली बार में आतंकी यासीन मलिक ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अफसरों को कहे थे। उसने एक से बढ़कर एक दांव पे खेले लेकिन कुछ काम नहीं आया। जांच एजेंसी से लेकर अदालत में प्रधानमंत्री से मिलने की धौंस दी। अहिंसा की आड़ में दशकों तक खूनी साजिश रचता रहा। सरकार और जांच एजेंसियों को यासीन मलिक ने खूब छकाया। यासीन मलिक दिल्ली में झंडे गाड़ने आया था और अब ताउम्र जेल में रहेगा। एक गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मामले से जुड़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खैर, प्रतिक्रियाएं तो सामने आती रहेंगी, लेकिन जरूरत है ऐसे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ताकि आरोपी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के प्रतिभाओं और युवाओं को राजनीति में आने का मौका तक नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपने को कुचलता है और उनके लिए हर दरवाजे को बंद करता है। पीएम ने कहा कि आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियों का अस्त हुआ वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। परिवारवाद की पार्टियों को सिर्फ अपनी चिंता रहती है और वे सिर्फ अपना ही विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इन परिवारवाद पार्टियों को गरीब के दर्द की चिंता नहीं होती और इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित रहती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता ही रहे। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें पूरी मेहनत करनी है और तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज पहला दिन था, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री व पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। पहले दिन पार्टी के तमाम जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी के विकास और इतिहास के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
कि इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति की सूझबूझ से मजबूत बनाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की सरकार को बने 8 साल हो चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान सुशासित सरकार चली है और भारत जो है वो पूरी दुनिया में अपना भारत ने एक अलग ही रुतबा बना लिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। वीरवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई और ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने अपनी अपनी दलीलें रखी। सीबीआई ने दलील देते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से कहा गया कि अगर लोगों के नेता इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे तो इससे लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका शरीर करीब करीब 90% तक विकलांग हो चुका है। ऐसे में वो अपना गुजर बसर और रहन सहन अकेले नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी विकलांगता को देखते हुए उनकी सज़ा कम से कम की जानी चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में होने वाली मुख्यमंत्री की प्रगति रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया है। रणजीत चौटाला वीरवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 मई को सिरसा जिले के ओडा कस्बे में प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री की रैली ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ होगी। इसके साथ ही रणजीत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों सिरसा जिले को 368 करोड़ रुपए की सौगात दी थी और इस रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही रणजीत चौटाला ने आम आदमी पार्टी की रैली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली पर भी तंज कसा। बहरहाल देखना यही होगा 29 मई को प्रदेश में 3 बड़ी रैली हो रही है, उसमें कौन किस तरीके से अपना दमखम दिखा पाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती मामले को लेकर युवा कांग्रेस पिछले 10 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन पर बैठी हुई है। जिला के सभी एसपी कार्यालय के बाहर जो है क्रमिक अनशन पर युवा कांग्रेस बैठी हुई है। ऐसे में डीजीपी को पद से हटाने की लगातार यहां पर मांग की जा रही है। आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो है डीजीपी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। इसी बीच वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जो है वहां पर पुतला फूंकने से रोका गया और इसी बीच जो है तीखी नोकझोंक जो है कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच में देखने को मिल रही है। युवा कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक मामला सामने आया है तो ऐसे में डीजीपी को जो है उनके पद से हटाया जाए और इस मामले की जांच जो है उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाई जाए। भाई उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है तो ऐसे में हजारों की संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने ये पेपर जो था दिया था। ऐसे में इस तरह से सरकारी पेपर लीक होना तो ऐसे में लगातार जो है इस पे मांग करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में युवा कांग्रेस ने ये चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द डीजीपी को जो है निष्कासित नहीं किया जाता है और सिटिंग जज से मामले की जांच नहीं करवाई जाती है तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो है एक उग्र आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाएगा। 5 बार के विधायक रहे एवं पूर्व मंत्री बागीराम के पुत्र सुरेंद्र कुमार एडवोकेट आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज सिरसा में सुरेंद्र कुमार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई। ग्रोवर ने इस मौके पर कहा कि सुरेंद्र के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में मनीष ग्रोवर ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ख देश चला रहे हैं और मैं रोहतक में चला रहा हूं। देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों प्री मानसून की बारिश हो रही है, जिसके चलते अधिकतम तापमान में 10 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब ऐसे में सुनने में आ रहा है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में दोबारा से धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बीते दिन से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान में 24 डिग्री सेल्सियस और अधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ भी बारिश के आसार नहीं रहे।
वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर यूपी के लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ भी बादल छाए रहे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं रही। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला में बारिश के आसार रहे। वहीं यहाँ का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसे में ये साफ जाहिर है कि देश के कई राज्यों में बारिश होने के कारण से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है और इस मानसून को लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये मौसम ऐसे ही सुहावना बना रहे। 5 दिन से लापता अज्ञात व्यक्ति के शव की आज हुई शिनाख्त। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि बीती 22 तारीख को एक व्यक्ति अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 तारीख को उन्हें सूचना मिली थी कि सेक्टर 6 के पास फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को शिनाख्त के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया था। वहीं जब आज परिजन लापता व्यक्ति की शिकायत लिखवाने थाने में पहुंचे तो पुलिस द्वारा उसकी फोटो दिखाई गई, जिसके बाद व्यक्ति की पहचान हुई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गुंडागर्दी के वायरल वीडियो पर यमुनानगर पुलिस का कड़ा एक्शन। 29 अप्रैल को जगाधरी के संत थॉमस स्कूल के बाहर एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल के ऊपर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जहां कुछ दिन पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, वहीं इस मामले से जुड़े 3 अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी आशीष चौधरी ने इस पूरे मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 19 अप्रैल को जो एक मामला सामने आया था, जिसके अंदर अमित नाम के शराब कारोबारी को जो है कुछ युवकों द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया था, और इसी प्रकार से एक और मामला सामने आया था जो कि साडौरा सा था। वो आपस में जो है जुड़े हुए मामले हैं, और इन दोनों मामलों की अगर हम बात करें तो संत थॉमस के बाहर जो शराब कारोबारी को मारने का मामला था, उसके अंदर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो अन्य 3 आरोपियों को पकड़ा गया था उन्हें रिमांड पर लिया गया है, ताकि उनसे जो रिकवरी है, जिस प्रकार से जो घटना के वक्त यूज हुए जो हथियार हैं और इस प्रकार से जो कैश छीनने की बात है, उन सभी को जो है रिकवर करना है। वहीं दूसरे मामले के अंदर साडौरा के मामले के अंदर भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और बाकी अन्य को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि 2 ग्रुप्स हैं और आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए छोटी छोटी बातों पर इनका झगड़ा था, और इसीलिए इस प्रकार से दोनों बार जो है मारपीट की गई और उसके वीडियो वायरल किए गए। और इस प्रकार की कोई भी घटना होगी उस पर जो है कानून कोई भी अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों घटनाओं के अंदर कार्रवाई करते हुए